हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे वैल्वुलर हार्ट डिजीजेस के बारे में, यानी हृदय की वाल्व की बीमारियों के बारे में एक जनरल ओवरव्यू करेंगे। ये बीमारियां कैसी होती है, किस तरह की होती है, कितनी टाइप्स की होती है, किस किस वाल्व को कौन कौन सी बीमारियों से अफेक्शन होता है, उसको डायग्नोज कैसे करते हैं और ट्रीट कैसे करते हैं। बेसिक ओवरव्यू इस बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी वैल्वुलर हार्ट डिजीज पे काफ़ी वीडियोस किए हैं। वैल्वुलर हार्ट डिजीज पे ऑलरेडी एक ओवरव्यू का भी वीडियो किया है। आज एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो कर रहे हैं जस्ट ब्रीफ डिस्कशन के लिए कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज होता क्या और वाल्व बेसिकली क्या करते हैं, क्योंकि वाल्व की बीमारियों से संबंधित काफ़ी लोग के काफ़ी मैसेजेस हमारे पास आते हैं, तो उनके क्वेश्चंस और क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का आज प्रयास है। बेसिकली वाल्व एक पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट के चेंबर्स को सेपरेट करता है। एक दरवाजे जैसा होता है जो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो यानी एक वन वे ट्रैफिक ब्लड का अलाउ करता है, यानी हार्ट के एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जब ब्लड जाता है तो बैक लीक नहीं करे, वापस पीछे की तरफ नहीं चला जाए। इसको रोकने के लिए वाल्व का बेसिकली उपयोग होता है। वाल्व जैसे अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आए तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड वापस एट्रिया में भी जा सकता है, तो वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाए, इसलिए तब उस समय जब वेंट्रिकल पंप करता है तो वाल्व बंद हो जाता है, तो ब्लड एक डायरेक्शन में जाने लगता है, यानी एओर्टा बड़ी नली में चला जाता है। जब बड़ी नली में चला गया और वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप हो गया, वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगा, तो ब्लड फिर से वापस वहां से आ सकता है। तो उस समय एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व वहां पे एओर्टा से या पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को बैक लीक करने से या पीछे वापस से फिसल जाने को, ब्लड को वापस लीक करने को रोकते हैं। तो वाल्व बेसिकली जो है ब्लड का डायरेक्शन और फ्लो को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हार्ट में ऊपर वाले ने एक नेचुरल मैकेनिज्म क्रिएट किया है ताकि हार्ट में वाल्व मेंटेन करें, ब्लड का एक डायरेक्शन का फ्लो ब्लड को इधर उधर जाने से रोके और ब्लड को पता रहे कि किधर जाना। क्यों, ऑब्वियसली ब्लड की कोई आंखें तो है नहीं जो उसको पता रहेगा कि मेरे को उस डायरेक्शन में जाना, कि वो या हार्ट के अंदर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है कि कृपया उधर से जाएं, फिर इधर जाएं, फिर उधर जाएं। तो ब्लड को किस डायरेक्शन में फ्लो करना, ये एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा है। जिस भी जगह पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से ब्लड जाएगा, जहाँ पे प्रेशर कम होगा। अब जब एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल का प्रेशर एट्रिया से ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसे केस में ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस चला जाएगा। तो वो रोकने के लिए वाल्व उसको प्रिवेंट करते हैं। वैसे जब एओर्टा का प्रेशर बढ़ जाता है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, तो एओर्टा से ब्लड वापस आने लग जाएगा, जैसे एट्रिया से आ रहा है तो वैसे एओर्टा से भी आने लग जाएगा। तो उसको भी रोकने के लिए एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व होते हैं। बेसिकली ये वाल्व जो है ब्लड के बैक लीकेजेस को रोकते हैं। वाल्व की बीमारियां दो तरह की होती है, या तो वाल्व नैरो हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, तो इसमें ब्लड के फ्लो करने को जगह कम रहती है, या वाल्व लीक करने लगते हैं, आपस में चिपकते नहीं है तो ब्लड बैक लीक करने लगता है। एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, ये चार वाल्व होते हैं। माइट्रल वाल्व जो है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट आउट करता है। ये शुद्ध ब्लड का जो एट्रियम में आता है और उससे वेंट्रिकल में डायरेक्शन एक तरह से मेंटेन रहे उसका ध्यान रखता है। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। जो राइट एट्रियम में शुद्ध ब्लड आता है उसको राइट वेंट्रिकल में जाने में डायरेक्शन देता है ये। और एओर्टिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल को पल्मोनरी वाल्व को एओर्टा से सेपरेट करता है। पल्मोनरी वाल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी से सेपरेट करता है। जब ये वाल्व नैरो हो जाते हैं तो ब्लड को पास करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ ब्लड भरने लगता है, पानी भरने लगता है, तो पेशेंट को सांस फूलने का तकलीफ या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होने लगते हैं। जब वाल्व लीक होता है तो भी हार्ट डायलेट होने लगता है, हार्ट फैलने लगता है। इसकी वजह से भी लोगों को धड़कन बढ़ने की तकलीफ, सांस फूलने की तकलीफ, चलने में घबराहट या पसीना या धड़कन होने की प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स, रिदम डिसऑर्डर्स, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर होने लगती है। ज़्यादातर ये वाल्व की बीमारियां जो है या तो किसी को कोई जन्म से वाल्व की भी कोई विकृति हो तो हो सकती है, या डेवलपिंग कंट्रीज में रूमेटिक हार्ट डिजीज करके बीमारी होती है जो वाल्व में एक तरह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन की वजह से वाल्व में एंटीबॉडी बनते हैं और वाल्व स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाता है, तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है, कैसा होता है, उस बारे में ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि अपने चैनल पर देख सकते हैं, तो उसके बारे में तो आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन रूमेटिक हार्ट डिजीज ज़्यादातर 12 से 20 साल की आयु में होता है और ये वाल्व को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। माइट्रल वाल्व में नैरोइंग अगर किसी को मिल रही है तो ज़्यादातर केस में रूमेटिक ही होता है, क्योंकि माइट्रल वाल्व में और किसी बीमारी में इतने ज़्यादा नैरोइंग नहीं होती। एओर्टिक वाल्व और माइट्रल वाल्व में लीकेजेस भी ये करता है। इसके अलावा एक वाल्व में उम्र के साथ वाल्व स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाते हैं, खासकर एओर्टिक वाल्व में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व को सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। तो उम्र के साथ एओर्टिक वाल्व में धीरे धीरे करके कैल्शियम जमा होता है, तो कैल्शियम की वजह से नैरो हो जाता है। कई बार नैरो होने के साथ प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, तो इस वजह से लीकी भी हो जाता है, तो ये एक बीमारी होती है। कई बार वाल्व जन्म से ही खराब होते हैं कि वाल्व
ऊपर वाले ने जितनी पंखुड़ियाँ होती वो बनाए नहीं। अब मान लीजिए बाइकस्फीयर एओर्टिक वाल्व है, उसमें 3 पंखुड़ी के बदले 2 पंखुड़ी है, तो वो वाल्व इसलिए स्ट्रक्चरली डैमेज होता है, उसकी वजह से वो लीक भी कर सकता है और नैरो भी हो सकता है। वैसे ही अगर कोई वाल्व की पंखुड़ी नैरो है तो उसे कंजेनाइटल वाल्वुलर स्टेनोसिस बोलते हैं, अगर लीकी है तो उसे कंजेनाइटल वाल्वुलर रिगर्गिटेशन बोलते हैं। ये बर्थ डिफेक्ट्स है जो वाल्व की बीमारी करते हैं, इसमें अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कभी कभार वाल्व की जो स्ट्रक्चर्स है वो हार्ट की इन्फेक्शन, जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बोलते हैं, उसमें हार्ट के वाल्व्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इनर लेयर हार्ट की डैमेज हो जाती है और कीटाणु वहाँ पे बैठ जाते हैं, वाल्व को खराब कर देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। तो वैसी बीमारियों में भी कई बार होता है। और कई बार बहुत हाई डोज किसी को अगर रेडिएशन थेरेपी हो तो हो सकता है। किसी को हार्ट अटैक अगर हुआ हो तो हार्ट में जो वाल्व को सप्लाई करने वाली जो पंखुड़ियाँ को पकड़ने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कॉर्डे टेंडिने बोलते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और कई बार कोई कार्डियोमायोपैथी में हार्ट की मसल जब थिक हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर बढ़ जाए या हार्ट में कोई स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो जाए, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ हार्ट के ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। उसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रक्चरली कई बार डैमेज हो सकता है। इसके सिम्टम्स में जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादातर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ही होंगे। चलने में सांस फूलना, चलने में धड़कन बढ़ जाना, घबराहट बेचैनी होना, सुस्ती लगना, स्टैमिना कम हो जाना। जब हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाए तो पाँव में सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, ये फीचर्स हो सकते हैं। चलने फिरने में चक्कर आ सकते हैं, छाती में दर्द हो सकता है, छाती में भारीपन के फीचर्स हो सकते हैं। जब धड़कन बढ़ जाती है तो बिना कारण के धड़कन बढ़ जाना, ये सारे फीचर्स होते हैं। रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? ईसीजी सबसे ऑब्वियसली सबसे इजी तरीका तो ये है कि पेशेंट के सिम्टम सुनिए, आप स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट कीजिए। स्टेथोस्कोप में आपको एक मरमर सुनाई दे कि जो कि एक अबनॉर्मल साउंड है, जो घर्षण की वजह से होता है। जब ये वाल्व खराब होते हैं तो ब्लड एक ज़्यादा फोर्स या फ्रिक्शन के साथ वाल्व के थ्रू क्रॉस करता है, जिसकी वजह से घर्षण उत्पन्न होता है और ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे मरमर बोलते हैं। जब भी ये मिलता है तो हमको इकोकार्डियोग्राफी में कंफर्म करना पड़ता है। इकोकार्डियोग्राफी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है, जिसमें हार्ट का वाल्व कितना ज़्यादा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया, लीकी है तो कितना लीक कर रहा है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं, अगर नैरो है तो कितना नैरो है, प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें इकोकार्डियोग्राफी में पता चल जाती है। तो इकोकार्डियोग्राफी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें सब कुछ आपको वाल्व रिलेटेड पता चल जाएगा। अगर इको किसी का नॉर्मल आ रहा है तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 99% को एटलीस्ट सिग्निफिकेंट वाल्वुलर बीमारी नहीं हो सकती, अनलेस कोई कारणवश इको में पेशेंट का प्रॉपरली दिखाई नहीं दिया डॉक्टर को, या इको विंडो खराब था, या कोई कारण से मिस आउट हो गया तो अलग बात है। पर अदरवाइज अगर इको अगर नॉर्मल है तो मान के चलिए कि वाल्व्स भी नॉर्मल है, उसको मिस होने का चांस अच्छा, अगर इको प्रॉपर किया गया हो तो नहीं के बराबर है। ईसीजी में कई बार हार्ट अगर डायलेट हुआ हो या वाल्व की वजह से हार्ट का कंडक्शन अबनॉर्मलिटी हुआ हो, वाल्व में लीकेजेस की वजह से चेंबर्स डायलेट हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें आप पिकअप कर सकते हैं। वैसे एक्सरे में भी आप हार्ट डायलेट हुआ है, वाल्व की प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट फेलियर में गया है, लंग्स में पानी भरा है, तो ये सारी चीज़ें आप पिकअप कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से पिकअप नहीं होगा। ट्रेडमिल टेस्ट में आपको यह पता चलेगा कि पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस कितना है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है नहीं। जब ट्रेडमिल में पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस गिरने लगे तो बेसिकली वो एक इंडिकेशन बन जाता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के लिए भेजना है। रूटीनली ट्रेडमिल टेस्ट नहीं किया जाता, पर हाँ किसी को साथ में अगर नली का ब्लॉकेज की संभावना है तो कर सकते हैं। एंजियोग्राफी भी रूटीनली नहीं करते, पर हाँ अगर पेशेंट का सर्जरी प्लान हो, आपको पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेना हो, तो फिर एंजियोग्राफी प्लान किया जाता है। वैसे सीटी एमआरआई का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक कारण से कोई और चीज़ को अगर आप देख रहे हैं, कोई कंडक्शन अबनॉर्मलिटी को देख रहे हैं, कोई स्टोरेज डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं, कोई कार्डियोमायोपैथीज को देख रहे हैं, तो आप सीटी एमआरआई करते हैं। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ज़्यादातर इसमें दवा गोली से ही ज़्यादातर पेशेंट को चलाया जाता है, खासकर अगर किसी का लीकेज या प्रॉब्लम जो है अर्ली स्टेजेस में हो। वाल्व की प्रॉब्लम को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर वाल्व का प्रॉब्लम अर्ली स्टेजेस में हो, यानी माइल्ड या मैक्सिमम मॉडरेट स्टेज में हो, तब कई बार आप बिना दवा के भी चला सकते हो, या कई बार आप पेशेंट को दवा देते हो। दवा में ज़्यादातर बीटा ब्लॉकर्स और पेशाब बढ़ाने वाली दवा दी जाती है, जो कि हार्ट के वाल्व के थ्रू जो प्रेशर ग्रेडियंट्स है उसको कम करती है। बीटा ब्लॉकर्स ज़्यादातर नैरो होने वाली बीमारी जिसे वाल्व स्टेनोसिस बोलते हैं उसमें ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि ये हार्ट की गति को कम करते हैं, ताकि दोनों चेंबर्स के बीच जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मली हो सके, और ब्लड फ्लो करने के लिए जो टाइम मिलना चाहिए वो मिल सके। खासकर अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन या रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बीटा ब्लॉकर का रोल आता है। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स RAS इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट
और SGLT2 इनहिबिटर्स जो कि कन्वेंशनल हार्ट फेलियर के 4-5 मॉलिक्यूल्स है वो सबको दिए जाते हैं। हार्ट फेलियर के मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो किया है, वो मेरा चैनल पे अलग से देख सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को रिदम प्रॉब्लम है तो रिदम को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन अलग से दी जाती है, उसमें एंटी अरिथमिक मेडिसिन और बीटा ब्लॉकर दी जाती है। किसी को रिदम प्रॉब्लम है तो उसमें आपको इसको साथ में खून पतला करने की दवा भी देते हैं। खून पतला करने की दवा का बेसिकली पर्पज ये है कि वो खून को पतला रखती है, ताकि अगर किसी को रिदम प्रॉब्लम है, वाल्व की प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कोई क्लॉट ब्रेन वगैरह में ना चला जाए, पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक वगैरह नहीं हो जाए, तो उसके लिए वो दिया जाता है। अब अगर पेशेंट का कंडीशन मैनेज नहीं हो रहा है, हालत ज़्यादा बिगड़ रही है, आपको रेगुलर इको फॉलोअप एवरी 3 to 6 मंथ्स करना चाहिए। हर 3 से 6 महीने में इको देखते रहना चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो फिर पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है। सर्जरी जल्दी नहीं की जाती क्योंकि बड़ी सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, और सर्जरी के बाद भी सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सर्जरी को अप्रोप्रिएटली टाइम करना ज़रूरी है। बहुत जल्दी करेंगे तो रिस्क जितना है उतना बेनिफिट नहीं होगा, और बहुत लेट करेंगे तो तब तक हार्ट पूरी तरह से फेल हो चुका हो तो सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, और तब तक पेशेंट की मृत्यु होने का चांस भी बहुत बढ़ जाएगा। तो सर्जरी को प्रॉपरली टाइम करना पड़ता है। इसके लिए पेशेंट को भी रेगुलर टच में और फॉलोअप में रहना पड़ता है, और वो रेगुलर डॉक्टर्स को दिखाते रहे, ऐसा ज़रूरी है। जहाँ सर्जरी की बात आती है तो वहाँ 2 तरह से सर्जरी हो सकती है। या तो वाल्व में जो प्रॉब्लम है उसको आप रिपेयर करें। रिपेयर करने में प्रॉब्लम ये है कि वाल्व चेंज तो नहीं होता, तो चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन हाँ 10-15% के इसमें प्रॉब्लम वापस से हो सकती है अगर रिपेयर थोड़ा सा सब ऑप्टिमल हुआ है तो। रिप्लेसमेंट में ये है कि वाल्व को आप चेंज कर देते हैं, उसको 2 तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो मेटालिक वाल्व या टिश्यू वाल्व। मेटालिक वाल्व और टिश्यू वाल्व में क्या डिफरेंस है उसके बारे में सेपरेट वीडियो किया है हमने, जो अपने चैनल पर दे सकते हैं। मान के चलिए कि यंग पेशेंट में मेटालिक वाल्व लगाया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा चलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ में खून पतला करने की दवा पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, जिसकी अपने आप बहुत सारे रिस्क होते हैं। उम्र दराज पेशेंट में टिश्यू वाल्व यूज़ करते हैं क्योंकि वो 10-12 साल चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है, तो उम्र वाले पेशेंट में थोड़ा उसको यूज़ कर सकते हैं। यंग पेशेंट में यूज़ करेंगे तो बार बार वाल्व चेंज करने का प्रॉब्लम रहेगा। डाइट की लोग बात करते हैं, यूजली वैल्वुलर हार्ट डिजीज में डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी नहीं है, पर हाँ किसी को अगर हार्ट फेलियर हो तो नमक और पानी का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। अगर किसी को साथ में कोई बीपी को शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारी तो उसके लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर किसी को रिदम प्रॉब्लम है और खून पतला करने की दवा, उसको एंटी एरिथमिक मेडिसिन दिया गया है, तो उसके लिए आपको विटामिन के एंटागोनिस्ट यानी विटामिन के जो हरी साग सब्जी वगैरह चीज़ों में होता है, ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें सिर्फ विटामिन के कौन कौन सी चीज़ों में होता है उस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो वो विटामिन के कंटेनिंग फूड स्टफ्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उन चीज़ों को कम रखना है, पूरी तरह बंद नहीं करना है, कम रखना है। प्रोटीन और कैल्शियम को ज़्यादा लेना है। वैल्वुलर हार्ट डिजीज के बारे में डाइट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस दोनों ही चीज़ों पर हमने सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली बात की वैल्वुलर हार्ट डिजीज क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू और डिस्कशन हमने किया। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट का पूरा डिटेल नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट फीचर्स का हम आपको 1 मिनट में ब्रीफ समरी देते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो उसका पूरा डिटेल आपको देखना चाहिए। जो लोग कंटेंट ढूंढने में दिक्कत होती है, हमारे चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो वो आप उसके लिए स्पेसिफिक यूट्यूब शॉर्ट्स पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको सारे कंटेंट डिवाइडेड मिलेगा। वैल्वुलर हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज, रोमैटिक डिजीज या हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं तो आपको आपके बीमारी से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। आपको ज़्यादा ढूंढने या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।